जय हिंद एवरीवन। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? चलो, तो अभी हम लोग जल्दी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, है ना। और बच्चों, ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, पूरा आपको विवरण बताता हूँ। उस स्लाइड्स थे, इसमें अलग से उसको क्रिएटिव को जोड़ दिया क्या? हाँ, देखो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। देखो आज सुबह आप मेरी क्लास वाईटी पे कर रहे थे, ये बातें कुछ बता करके आपको रोका था, याद है? हम बोलते कुछ घोषणा है, मैं बोलने वाला हूँ, हम सोचा नहीं बोलेंगे, क्लास में इसको अनाउंस करेंगे। बच्चों, ये जो आप लोगों के लिए ओके, ऑलराइट ऑलराइट, साउंड जो है ना बच्चे, उसको थोड़ा सा ठीक कर दो, ठीक है? ध्यान से सुनना। सबसे जो ज्यादा जरूरी है आप लोगों को बच्चों, अभी दरोगा का पढ़ा लिया है ना, दरोगा में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होगा, या अभी आप जो भी परीक्षा बिहार में दोगे उसमें होता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। और हम लोगों का खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस में एक फुल प्रूफ प्लान है। ये जो प्रैक्टिस आप लोगों का है, ये प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सक्सेसफुल इवेंट है ये। तो अब जो हम लोग पहले ये जो सिस्टम चलता था, जो प्रैक्टिस वाला, ये बेसिकली हम लोग का बीपीएससी में चलता था। और कल रात में मेरी जब चर्चा हुई, खुशी हुआ कि सब बिहार में जो अभी हम लोगों का दरोगा का जो आया है, हम उसमें बच्चों के लिए जो है एक शानदार अपना एक सेशन लेकर जा रहे हैं, और इसका नाम क्या रखा गया है? संकल्प बैच। संकल्प बैच की जो सबसे अच्छी बात है बच्चों, वो ये है कि बैच आप लोगों का ऑफिशियली 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे। कैसा एमसीक्यू होगा? चैप्टर। आप लोगों को ध्यान है, बीपीएससी में चलता है विजेता बैच, लगभग बच्चे जानते हो। तो विजेता बैच वही वाला बैच है जिससे इतना क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है, अब लड़ता है, जिसको लेकर के बोलते हैं जांच करना पड़ेगा, इतना क्वेश्चन कैसे लड़ता है। आप लोगों को आइडिया है ना? तो जो बीपीएससी का फॉर्मेट था, अब वही वाला फॉर्मेट किसके लिए है? दरोगा के लिए। वही वाला किसके लिए है? दरोगा को। तो दरोगा के लिए जो ये वाली क्लास आप लोगों के स्टार्ट हो रही है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 9 अक्टूबर से सुबह में 8 बजे। 9 अक्टूबर से कब से? सुबह 8 बजे। इसकी अच्छी बात क्या है कि आपको हर विषय का, आपके जितने भी विषय है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के अंदर मंथली वाइज हर एक मंथ का हर एक चैप्टर के जो सबसे टॉप क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और अंदर की बात बता दूं, इसके अंदर की भी बात बता दें, कौन से क्वेश्चन आएंगे ये भी बता दें। देखो असल जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है ना, वो होता है पीवाईक्यूज, जो अलग अलग परीक्षाओं में सवाल आए हैं। अभी मैं करंट अफेयर्स का जब आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो एक ही क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा है। तो इसमें ज्यादातर जो प्रश्न आप लोगों का होगा वो है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मतलब आप ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करने जा रहे हो जो एग्जाम के अंदर निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। बात समझ आ रही है? और कितने क्वेश्चन है? 10,000 प्लस। 10,000 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आराम से एग्जाम में आप मतलब ऐसे ही, मतलब आप अगर अच्छे से इसको कर लोगे 70, 72, 75 तो ऐसे ही मार दोगे, 80 के आसपास तो ऐसे ही आप लोग कर दोगे। ये 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो एक अनाउंसमेंट है सभी के लिए, डेट आप लोग नोट करोगे, कब से बैच आ रहा है आप लोगों का? 9 को। टाइमिंग क्या है? सुबह में। और टाइमिंग बहुत अमेजिंग है, टाइमिंग बहुत शानदार, माइंड ब्लोइंग टाइमिंग है आप लोगों को। सुबह में 8 बजे, सुबह में 8 बजे। तो डबल स्टार इस बार लेना है ना। बैच का नाम क्या है? संकल्प। और संकल्प बैच में जितना सुस्ती से भी बैठे उतना से काम नहीं चलेगा, पहले एकदम बैठो उत्साह के साथ। 1800 बहाली कम है क्या? नहीं ना कम है भाई, इतनी बड़ी बहाली है तो बहुत अच्छी सीटें हैं, और भविष्य में इसमें कुछ बढ़ेगा। तो आप लोगों के अंदर एक प्रकार से एक संकल्प अपना लेकर के चलिए कि 10,000 प्रश्न जो होगा, 10,000 प्रश्न जो होगा बच्चे, आपको पता है डिस्कशन भी होगा इसमें। इसमें क्या होगा? डिस्कशन। तो डिस्कशन में केजीएस के शिक्षकों की समस्या ये है कि इतना लोग आपको क्वेश्चन बता ही देते हैं ना डिस्कशन में, कि मतलब एक क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन डिस्कशन से 7 क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं औसतन अगर लेके चलता हूं, एक सवाल से 3-4 चर्चा, 4 चर्चा, तो 10,000 क्वेश्चन कितना बन जाएगा? अरे भाई एक क्वेश्चन में 4 चर्चाएं, 40,000। ऐसे थोड़ी होगा कि यहाँ पे पूछेगा बताओ जीवन की स्वतंत्रता किसमें बांटी गई, आगे बढ़ो, ऐसे थोड़ी होता है। उससे संबंधित और भी बातें आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो क्वेश्चन कितना? 10। लेकिन अगर आप इसके पूरे विश्लेषण को अगर आप समझ लिए तो कितना हो जाएगा? लगभग आपका 40-45 कंसेप्ट आपके पास। और इसमें क्या बातें भाई? टेस्ट सीरीज। बिहार दरोगा के लिए जो है टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो तो हो गया क्लास के अंदर वाली बातें। अब इसमें टेस्ट सीरीज आप लोगों का है 11 अक्टूबर से, टाइमिंग क्या है इसका? 4 बजे से। और इसमें टोटल जो बच्चों 21 फुल लेंथ टेस्ट है। कितने फुल लेंथ है? 21। पाठ्यक्रम के सभी विषय को कवर किया जाएगा। बीपीएससी का जो बीपीएसएससी का जो वर्तमान ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग होगा। टेस्ट के तुरंत बाद जो है आपको व्याख्या का पीडीएफ मिलेगा। ये क्या मामला है? सुन लो वापस से, ये सारा फुल प्रूफ फॉर्मेट है बीपीएससी का। मुझे नहीं पता था दरोगा में इतना इंटेंस प्रोग्राम चलने वाला है। जैसे आप लोगों ने क्या किया? टेस्ट दे दिए, टेस्ट देने के बाद आप लोगों को एक और पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन होगा। तो और समय बच गया आपको, आराम से घर में जाओ और जो प्रश्न नहीं बना है उसको जाके एनालाइज कर लो। मतलब कमाल का काम होगा इस बार। देखा दरोगा के अंदर क्यों दरोगा में काम हो रहा है भाई? क्योंकि हम लोगों को बस सिंपल सही है कि आप में से बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हो जिसके अंदर काफी क्षमता है, उस क्षमता को क्या करना है, उसको और अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर आना है, और उसके बाद जो है पूरा मामला सेट है हम लोगों का। तो टेस्ट सीरीज कब से आने वाले बच्चे? 11 अक्टूबर से। कितने टेस्ट होंगे इसमें? 21। और टेस्ट की टाइमिंग क्या है? 4 बजे, शाम में 4 बजे। और इसमें हर एक टेस्ट में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल का चीज रहने वाला है। ये बच्चों बीपीएससी के अंदर बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है, अब आप लोगों को दरोगा में मिल रहा है। और इसमें जो पूरा जो अभी आप लोगों का बैच जो आ रहा है बिहार दरोगा का, ये बैच आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच है, टारगेट बैच आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए। और साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट एक दो दिन हम भी गए हुए थे आप लोगों को, हमारे हाँ एनएससी के कमांडो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो मुझे बीच में था कि मैं भी फिजिकली वाले, तो हम गए वहां पे, गांधी मैदान में होता है सुबह, लेकिन वहां गए तो इतना हार्ड ट्रेनिंग लोग दे रहा है ना, तो हम बोले कि नहीं थोड़ा डाइट वाइट से ही कम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा हमसे, मतलब एकदम खतरनाक वाला। मतलब अब आप लोगों को यही सब कुछ हो जाएगा, पीटी भी कर लो, मेंस भी कर लो, फिजिकल टेस्ट के लिए आराम से केवल आपको गांधी मैदान पहुंच जाना है, और पैसा वैसा अलग से कुछ नहीं लगता है ना, सब तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट वगैरह आपको फ्री है। इसमें जो सारे शिक्षक रहने वाले हैं सारे कमाल करो, आपको बीपीएससी के ही लगभग सारे टीचर मिल गए हैं, वो जो टीचर है अशु सर है आपको मैथ्स के लिए, सुनामी सर आप लोग जानते हो हिस्ट्री के लिए, मैं करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा, आपके बड़े फेवरेट टीचर आपके भाई ज्योग्राफी के शानदार हमारे अमित सर, हमारे कैप्टन साहब हैं खान सर ऑलराउंडर, कहीं पे कोई दिक्कत हो भाई आ गए। उसके बाद इधर से जसवंत सर है, भरत सर है ना, जय हो इकोनॉमिक्स में भाई अभी कयामत मचाए हुए, सुमित सर साइंस शानदार, इसके बाद मनीष सर है, जितेंद्र सर है, आप लोगों को हिंदी इत्यादि, मतलब पूरा जो एक टीम आपको मिल रहा है अल्टीमेट, मतलब अल्टीमेट लेवल का। और अगर सही मायने में बोलो तो हम लोगों के पास इतना ज्यादा बैच होता है बीपीएससी का कि हम लोग खुद नहीं चाहते कराना, लेकिन मुझे जहां तक पता था आप लोगों के साथ हम लोगों का बीच में 4-5 महीने का करंट अफेयर्स करवाए थे, और उसके बाद आप लोगों ने जो डिमांड मचाया उसके बाद टीम ने फाइनली सर आपको जैसे भी वक्त दरोगा बैच लेना ही है। मैं पिछले 2 साल में एक भी बैच नहीं लिया था क्योंकि मैं खुद ही मना करता था छोड़ो मैं बीपीएससी ले रहा हूं, अभी मेरे पास समय नहीं रहता, लेकिन आप लोगों ने बीच में जो सब कमेंट किया सब जगह नहीं तो करंट का चाहिए, इसके सर का चाहिए, तो उसके बाद फिर हमें लेना ही लेना है। तो बच्चों इसमें आप लोगों को पूरी टीम यहाँ पे मिलेगी। बैच कब से स्टार्ट होगा? 9 अक्टूबर से। तो देखो 3 चीजें यहाँ पे ध्यान से सुनोगे। 9 अक्टूबर से आप लोगों का 3 काम एक साथ हो रहा है। 3 अक्टूबर से कितना काम एक साथ हो रहा है? 3। ये तीनों काम में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख लो। एक कौन सा बैच है बच्चों? ये संकल्प बैच। कौन सा बैच है आपका? संकल्प बैच। संकल्प बैच जो है इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है? 10,000 प्लस क्वेश्चन। अच्छी बात क्या
क्या है, प्रॉपर क्लास में टीचर आएंगे, क्वेश्चन एकदम शानदार डिस्कशन, मजा आ जाएगा आपको, और हम लोग किए हुए बहुत आनंद आता है। ठीक है, दूसरा आप लोगों का कौन सा इसमें से, एक तो टेस्ट सीरीज है, दूसरा कौन सा अपना टेस्ट सीरीज, 21 टेस्ट सीरीज में रहने वाला, कितना है 21, ये फुल लेंथ टेस्ट है, पूरा पैटर्न मिलेगा। ये दो काम हो गया आप लोगों का। इसके अलावा क्या बच्चों, टारगेट बैच, इसके अलावा कौन सा बैच है, टारगेट बैच। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान देना, आप लोगों को क्या ध्यान देना वो सुनिएगा। ये जो संकल्प बैच है और टेस्ट सीरीज है, ये तो प्रैक्टिस का मामला हो गया, ये कौन सा मामला है, प्रैक्टिस का। लेकिन अगर आप में से जो भी बच्चे या आपके जान पहचान में जो लोग होगा जिसको क्लास करना है कि मुझे पढ़ना भी प्रैक्टिस भी करना साथ साथ में, तो उन लोगों के लिए क्या बैच है भाई, टारगेट बैच। उन लोगों के कौन सा है, टारगेट। मतलब अब आप लोगों का तीनों अप्रोच एक ही साथ आ गया है। अब टारगेट बैच, मान लो किसी विषय के अंदर आपको कुछ पढ़ना है, मान लो क्लासेस नहीं हुआ फाउंडेशन पर आपका, तो आराम से टारगेट बैच ले लीजिए, और इधर अपना संकल्प बैच भी हो गया, टेस्ट सीरीज भी हो गया। लेकिन अगर पढ़े हुए पहले से सारे विषय को, तो अब आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस में आना है, क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस करिए और टेस्ट सीरीज अपना लगाते रहो। ये सारी बातें समझ गए। अब इसके बाद आपका जो सिलेक्शन है बच्चे, वो सिलेक्शन सिर्फ एक बात पे आके रुकता है, अभी सिलेक्शन नहीं हो गया है, सिलेक्शन सिर्फ इतने पे आपके रुक गया है कि आप केवल रेगुलर रह जाना क्लास के अंदर, और दूसरा क्या है बच्चों, रिवीजन हम क्लास में ही करवा लेंगे आप लोगों को, इतना पढ़ाया जाएगा कि आप भूल ही नहीं सकते हो। तो बस आपका ये दो चीज है, आप केवल क्लास में आकर रेगुलर बैठ जाइएगा ना करके, तो 2.5 महीने तक जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है, आपको कोई असफल नहीं कर सकता है, निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा है, केवल क्या करना है, बैठ डालो क्लास में आकर एकदम बैठ जाओ, जो भी चर्चा है उसको ध्यानपूर्वक तरीके सुनते चले जाओ। ये बात समझ में आ रही है ना, इतना का आपका ये तो काम आपका बन जाएगा। तो सारी चीजें आपको ध्यान रहेगा ना। बैच कब से आ रहा है, 9 अक्टूबर। तो कल ही ना आप लोग बोल रहे थे, कल परसों जो मैं क्लास ले रहा था, तो सर हम लोग को ऑफलाइन बैच चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, लो बैच आ गया। और बैच आ गया तो क्या है, सारे टीचर्स एकदम शानदार तरीके से मिलेंगे, एक एक विषय पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, वाह बस हो जा रहा है ना। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, ये टेस्ट सीरीज का एकदम नया फॉर्मेट है, सुपर हिट फॉर्मेट। उसके बाद दूसरा क्या बच्चों यहाँ पे डिस्कशन, और डिस्कशन का बैच का नाम क्या है, संकल्प बैच। ये समझ लो विजेता ही है एक तरह से, जैसे बीपीएससी में चलता है हम लोगों का विजेता, उसी तरह दरोगा में क्या है, संकल्प। तो ये आप लोगों को बहुत पहले डिमांड करना चाहिए, नहीं कर रहे थे आप लोग। अच्छा दरोगा का बहाल ही नहीं आया था बीच में, सर बोले थे, हाँ, तो अब जाकर के आप लोगों का ये शुरू होगा। ठीक है, तो संकल्प बैच में हम लोग किए हुए बीपीएससी के अंदर बहुत मजा आएगा। उसमें क्या है, हर दिन हम लोग आएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा, चर्चा स्टार्ट हो जाएगा, आपको ध्यानपूर्वक तरीके से सुनते चले जाओगे, तो सारी बातें याद रहेंगी आप लोगों को। ओके, तो बच्चों हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं, शुरू करें। देखिए अब जो है थोड़ा एक्शन मोड में आने की बारी है। क्या अब जो किस मोड में आना है, एक्शन मोड में। तो एक्शन मोड में आना है और सुविचारों के साथ आना है भाई। सुविचार क्या है, जीवन में महानता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कभी नहीं गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम हर बार गिरकर उठ जाते हैं। जीवन में महानता किस बात पे है, कभी नहीं गिरने पे नहीं है, बल्कि आप गिरो और हर बार उठ जाओ, इसमें महानता है। ऐसे ना, और मतलब एक सीधी सी बात बताऊं, मैं व्यवहारिक तरीके से भी बताऊं, तो जीवन में उतार चढ़ाव सबके आता है, और अगर आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हो तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अगर जीवन में भी गिरावट है, अगर मान लो असफल हुए हो, तो आपको इस पर जरूर मौका देगा, एक मौका आपको उठने का मिलेगा, लेकिन वो मौका तभी मिलेगा जब आप ईमानदारी से लगे हुए रहोगे। बस समझ में आ गई ना। अगर ईमानदारी से नहीं लगे रहिएगा तो फिर असफलता मिलेगी। हम ऐसे कई बच्चों को जानते हैं जिसका रेलवे का ग्रुप भी नहीं निकला था, लेकिन बीपीएससी निकल गया। छोटे-छोटे एग्जाम दिया था, नहीं निकला है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो बिहार पुलिस दिए नहीं निकला और दरोगा निकाल के चल जाओगे, ऐसा नहीं होता है। और एक बात आपको वापस से कहूंगा, आप लोग बस फिजिकल टेस्ट पास कर लोगे ना, फिजिकल जो आपका टेस्ट होता है ना, बोलते हैं ना, तो आप लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लीजिएगा ना, बाकी पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मेदारी है वो केजीएस पे छोड़ो। पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी किसके ऊपर, केजीएस। आप अपने आप को बस मेंटली फिजिकली फिट रखो, उसके बाद क्लास में जितनी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको केवल पढ़ लो, उसके बाद आपको कोई सफल होने से इधर नहीं रोक पाएगा। ये सारी बातें हैं। अब करंट अफेयर्स में क्या अप्रोच रहेगा, एक बार आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। देखो करंट अफेयर्स में क्या है वो सुनना। अभी जो आप लोगों को पूरा मामला है वो समझिएगा बच्चों। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने ध्यान से समझोगे, करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो पहले हमें पढ़ाता था 6 से 8 महीने का, मैं खुद आपको बोलता था कितने दिनों का पढ़ना है, 8 महीने का। कुछ कितने दिन बोलते थे, 8 महीने का। आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान से नोट करके लिख लो कि जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप लोगों के पास लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स होना चाहिए। लास्ट 1 ईयर इतना करंट अफेयर्स अगर नहीं रहेगा तो परीक्षा देने मत जाना। कितने दिनों का होना चाहिए, अंतिम 1 वर्ष का। कितने वर्षों का होना चाहिए, लास्ट 1 ईयर। उसके बाद दूसरी बात है बच्चों, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कितने आते हैं। आप लोगों ने ही हमें बताया है कि करंट अफेयर्स से दरोगा जैसे परीक्षाओं को आप देखोगे 20+ क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन है, 20+। ऐसे कभी-कभी 17, 18, 22, 20 ऐसे क्वेश्चन। लगभग कितना प्रश्न होगा, 20 प्रश्न होगा। और 20 प्रश्न में आपको, ये मुझे अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत सारी परीक्षा देके आए हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोग देखे होंगे। 20 प्रश्न में अगर आप बहुत खराब स्थिति अगर रहता है तो क्लास का आपका लगभग 17-18 प्रश्न मिलेगा, डायरेक्ट क्लास से होगा। डायरेक्ट क्लास से लगभग आपको 17 to 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न जो है आपको कुछ हो सकता है उल्टा पुल्टा करके कुछ पूछ दे, फंस जाओगे। तो क्लास के अंदर जो है आप लोगों को जितना पढ़ोगे उससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। फायदा क्या है आपको वो सुनना। फायदा ये है कि करंट अफेयर्स में हम लोग जो लेके चलेंगे यहाँ पे वो है मंथली। क्या लेकर चलेंगे, मंथली। और मंथली जब करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो आपको ना आप बेफिक्र हो जाते हो। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ना है, किस माह का पढ़ना है, जनवरी। तो भाई जनवरी में आपके पास 196 क्वेश्चन है, फरवरी पढ़ना है 150 क्वेश्चन है, बस इतना ही। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके पास 2-3 पीडीएफ है, उसी को ध्यान से देख लो, काम आपका बन जाएगा। बस समझ में आ रही है ना। तो आप लोगों का अभी जो क्लास स्टार्ट में कर रहा हूं बच्चों, अभी जो आप लोगों का मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं वो ध्यान से सुनते जाना। अभी कहां से स्टार्ट हम लोग करेंगे, जनवरी 2025। कहां से स्टार्ट होगा, जनवरी 2025। और जनवरी 2025 से जो क्लास अभी स्टार्ट होगा आप लोगों का, वो क्लास आप लोगों को जब आपका एग्जाम होगा, मान लो उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आपका एग्जाम कब है, नवंबर में। एग्जाम आपका कब हो रहा है, फॉर एग्जांपल नवंबर 2025 में। तो मैं ये अपना इंश्योर करूंगा कि अगर आपका पेपर नवंबर में है तो हम जनवरी से पीछे 2-3 महीना चले जाएंगे। आपको क्या करेंगे उधर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना और पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट जनवरी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम का एग्जैक्ट डेट आपका नहीं आया हुआ है। तो जब डेट आ जाएगा हमें पता लग जाएगा कि हमारे बच्चों को कितना पीछे जाना है। तो अभी हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से। कहां से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से। और बच्चों 100 बात की एक बात और सुन लो, आप बहुत ईमानदारी पूर्वक से मैं आपको बताता हूं, आई एम वेरी हैप्पी। और अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड ऑल, मुझे ये चीजें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, शायद लेट हो गया, शायद मुझे नहीं पता। अभी बिहार में आप सभी बच्चों के पास बहुत अच्छा अवसर है। अवसर क्या है भाई, अवसर ये है कि प्रिपरेशन एक ही करिए, एग्जाम अनेक दीजिए, तैयारी एक ही रहेगा। और उसी तैयारी में आप एक साथ कई सारे एग्जाम्स दे रहे हो, है ना। अभी सीजीएल4 है, बीएसएससी का है, उसके बाद एडीओ का फॉर्म है, अब बिहार दरोगा का आ गया, और पता नहीं छोटे बड़े कितने सारे एग्जाम्स हैं। और सभी परीक्षाओं का अगर कमो देखिएगा तो केवल मैथ्स रीजनिंग का थोड़ा मामला पता नहीं क्या क्वेश्चन रहता है, बाकी सब जो जीएस है उसमें सब में सेम चीजें हैं। बस समझ में आ रही है ना। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहूंगा कि इस बार जो है एकदम जी जान से लग जाओ। इस बार जो बच्चे सभी लोग एकदम जी जान से लग जाइए। अगर इस बार आपको नौकरी लेना है तो इससे बेहतर मौका नहीं है आपके पास। इस बार जो आपके पास अवसर है, इससे बेहतर अवसर जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा। बस समझ में आ रहा है ना। और इसी में से आपको मैं एक चीज और जोड़ देता हूं बच्चों, अभी फेस्टिवल आया है ना, फेस्टिवल आया है ना। फेस्टिवल में ना 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, 2 तरह के छात्र होते हैं। मैं दूसरी तरफ वाला हूं। एक होता है कि फेस्टिवल आ गया, अपना क्लास का स्ट्रेंथ देख लो। फेस्टिवल आ गया, त्योहार आने के 1 सप्ताह पहले पढ़ाई लिखाई बंद, बैग उठाया चल दिया गांव। देखते हो आप लोगों का क्वेश्चन में मैक्सिमम जा चुका होगा। और उसको फोन करके पूछिएगा कि नवरात्र में एक आध दिन आरती में शामिल हुए हो, एक आध दिन फास्टिंग की, पूजा पाठ ना, वो बस गांव में ऐसे ही घूमने फिरने चला गया, हवाबाजी कर रहा है घूम फिर करके। 1 सप्ताह पहले गया, 1 सप्ताह बाद आएगा।
बताओ 15-20 दिन इसी में डिस्टर्ब रहा। क्यों डिस्टर्ब रहा? दुर्गा पूजा बहुत अच्छी बात है, फेस्टिवल है, हमें इसको इसका एंजॉय करना है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई हमारा तुरंत परीक्षा भी तो है ना, पास में हमारा क्या है, एग्जाम्स भी है। और ठीक है, फेस्टिवल में तो हमें शामिल होना ही है भाई, उसका साल भर का त्योहार है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि जितना कम से कम समय हम उसमें दे दें। समझ में ना? बच्चों मुझे अपना दिन याद आता है, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, शायद कई बार आपको बताऊंगा, हम लोग 4 भाई बहन में सबसे छोटा मैं हूं। और मेरे साथ इतनी दिक्कत हुई है, मेरे घर वाले हमें बुलाते ही नहीं थे, कभी नहीं बुलाते थे लोग, कभी नहीं बुलाते थे। जैसे फेस्टिवल बुलाते थे ना तो बताते थे लोग 500 रुपया और दे देते हैं, वही तो फेस्टिवल मना लो। त्योहार आता था तो घर कहाँ आओगे, घर नहीं ना भैया मेरे खाते वही खा लो जाओ। अब मैं वैसा विद्यार्थी था कि आप लोग हॉस्टल में रहते हो, पूरा हॉस्टल खाली था तो वो लोग रखा होगा, मैं वही वाला विद्यार्थी हूं। हाँ, अकेले रहते थे, फ्लैट में रहते थे, डर लगता था, हमको इतना डर लगता था, सारा लाइट ऑन करके रहते थे फ्लैट का, वॉशरूम सब तरह का बल्कि डर लगता था रात में। और मैं वही विद्यार्थियों की त्योहार आज खत्म हुआ और आज शाम में या अगले दिन सुबह बैग लेकर तुरंत भागो, घर में नहीं रहना है। और उसका परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि जीवन में अच्छा काम कर रहा हूं, ठीक-ठाक चीजें चल रही हैं, और हमारे वही साथी जो इस तरह से लापरवाही अपने जीवन में बरत रहा था, दर-दर की ठोकरें खा रहा है, बहुत सारा अवसर आया और चला गया। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, आज ही आपको बताता हूं, कभी भी एग्जाम डेट का इंतजार मत करना। जो एग्जाम डेट का इंतजार करता है उसका एग्जाम इस जन्म में नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। सीधी बात बता रहा हूं बच्चे, मैं अपने जीवन का जो सार है वो बता देता हूं आज आप लोगों को, अपने जीवन का सार बता रहा हूं। मैं हमेशा अपने जीवन में तैयारी में रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अवसर आज नहीं तो कल आएगा, और मुझे ये पता है कि उस अवसर का लाभ मैं तभी उठा पाऊंगा जब हम पहले से तैयार रहेंगे। अभी बीपीएससी मेंस का बैच लगने वाला है ना, हम पूरा करंट अफेयर्स बना के बैठे हुए हैं, मेरी क्लास नहीं लगी, 1 महीने बाद लगेगा। अब मेरा पूरा मेंस का करंट अफेयर्स रेडी है, हमको अभी पूछो 2 मिनट में भेज देंगे आपको। क्यों भाई? पहले से हम प्रिपेयर हैं। बात समझ में आ रहा है ना? 1 तारीख को छुट्टी रहेगा ना, मेरा वीडियो रिकॉर्ड है पहले से, वीडियो डल जाएगा 1 तारीख को, जो वीडियो आना है। कोई भी काम अवसर अवसर जैसे बहुत लोग होता है कि एग्जाम का डेट आएगा तैयारी ना, बिल्कुल नहीं। मेरा एग्जाम अभी है, आज है, अभी इसी मिनट में है, मेरा एग्जाम आज शाम में, कल सुबह में है। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा अपनी तैयारी पे ध्यान देना। अवसर का तलाश नहीं, अवसर आपको मिलेगा, लेकिन अवसर तभी आप भुना पाइएगा जब आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। आप प्रिपेयर हो ही नहीं, अवसर आएगा और चला जाएगा, आप उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या एग्जाम डेट का वेट करोगे आप लोग? वेट कर रहे हो क्या कि एग्जाम का डेट आएगा तब तैयारी करेंगे ना? एकदम नहीं। एग्जाम जैसे ही अनाउंस हुआ, नोटिफिकेशन आ चुका है, या नोटिफिकेशन का भी आपसे तो मैक्सिमम बच्चों को मैं जानता हूं, आप लोग तो वो वाले बच्चे जो नोटिफिकेशन का भी वेट नहीं किए हो। ऐसा ना भाई, केजीएस में दरोगा का प्रैक्टिस बैच तो बहुत पहले से चल रहा था, दरोगा का बैच बहुत चल रहा है, तो आप लोग तो पहले से तैयारी में लगे हुए हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आप अपनी तैयारी में रहिए। अवसर जब भी मिलेगा भाई मिलेगा ही, उस अवसर का लाभ आपको तभी उठा पाइएगा जब पहले से तैयार रहिएगा। इसको क्या आप अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं? मैं तो क्या रखा है, अवसर या तैयारी? मैं तो क्या रखा है? तैयारी। तैयारी ही मैं तो रखा है, अवसर आएंगे और अवसर जाएंगे, लाभ वही उठाएगा जिसकी तैयारी अच्छी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बच्चे आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, और आज का जो हम लोगों का करंट अफेयर्स रहने वाला है वो है जनवरी माह का। कौन से मंथ का रहेगा यहाँ पे? जनवरी 2025, 2025। ठीक है, तो वैसे ऑल दी बेस्ट, सभी को मैं शुभकामना देता हूं, और हम लोग अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं भाई, एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग अपना नोटबुक ओपन कर लेना, जो भी पेज है उसमें थोड़ा सा जो बताएंगे उसको लिखते जाइएगा, है ना, जल्दी जल्दी से। और आज के बाद अभी आप क्लास में जब बैठेंगे ना, तो हमेशा ना अपना आंख, कान और हाथ एकदम ओपन रखना। बच्चे परीक्षा में ना हर चीज आवश्यक नहीं बोर्ड पे लिखा जाए, बहुत ऐसी बातें ना आप सुनोगे याद रहेगा वो, और परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हम आपको कितना ऐसा क्वेश्चन बताते हैं, अभी हम पढ़ा रहे थे एक बैच में, उसमें बोले कि नालंदा विश्वविद्यालय है ना, जो भी ओपन हुआ है, तो उसमें बने सुमन चक्रवर्ती उसके बीसी बने। हम लिखाए नहीं थे, ऐसे बोल दिए थे कि अरविंद पनगड़िया गए, सो ये आए, दोनों अर्थशास्त्री हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है कि बताओ वो जो है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। हम उसी शॉक लग गए, हम बोले यार हमको लिखाना चाहिए था बोर्ड में। तो लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट कैसे जारी करें, वीडियो जारी करना पड़ा। स्क्रीनशॉट थोड़ी बोलने का स्क्रीनशॉट थोड़ी आता है। तो आप लोग हमेशा क्या करिएगा, जो भी सुनिए उसको क्या करना प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करें। तो प्रश्न संख्या 1, क्या इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है? क्या उत्तर है देखो तो? हेलो लड़के, तो जगह नहीं आया, तो पीछे बैठो जैसे लग रहा वसूली करने आया है, चंदा लेने आया क्या? चलो प्रश्न संख्या 1, बच्चों बताओ इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? इसरो का चेयरमैन का नाम क्या बच्चों? डॉक्टर वी नारायणन। नाम क्या है? डॉक्टर वी नारायण। अब इसरो जब भी अगर बोला जाता है तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान में आता है ना, इसरो के बारे में बहुत सारी बातें, जैसे इसरो, जैसे ही हम लोग बोलते हैं इसरो बच्चों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सवाल आता है, कब एस्टैब्लिश हुआ है? जल्दी बताओगे। 1969। हेडक्वार्टर कहां पर है? बैंगलोर। हेडक्वार्टर कहां पे है? बैंगलोर। और इसरो के बारे में अगर एक बड़ी उपलब्धि आपको बतानी हो, क्या बोलोगे? अभी हाल ही में 100वां प्रक्षेपण किया है, हाल ही में 100वां प्रक्षेपण किया है। और जिस रॉकेट से किया था उसका नाम क्या है? GSLV F-15, बीपीएससी ने पूछ रखा है। और उस उपग्रह का नाम क्या बच्चों? NVS-02 उपग्रह। इसरो की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक एक शब्द एग्जाम में 4 बार आया हुआ है, अच्छे से नोट कर लो। इसरो का 100वां प्रक्षेपण का नाम क्या? प्रक्षेपण अभी हाल ही में हुआ है। किस रॉकेट को, किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? NVS-02 उपग्रह। कौन सा रॉकेट प्रयोग हुआ है? GSLV F-15। पूछेगा स्थान कौन सा है? श्रीहरिकोटा। जगह कौन सा बच्चों? ये श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। अभी बीपीएससी 71वीं में भी ये प्रश्न आपका आ चुका है, और हम लोग जनवरी में ही पढ़ चुके हैं। कहां पे हो गया है? श्रीहरिकोटा। ये बात क्लियर है आप लोगों का? और इसरो का 2 बड़ा उपलब्धि बताओ, और 2 बड़ा उपलब्धि बताना हो। एक उपलब्धि है, वेरी गुड, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग। एक उपलब्धि क्या है? चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग। दूसरी उपलब्धि है पहला सोलर मिशन आदित्य L1। पहला सोलर मिशन कौन सा? आदित्य L1। दोनों जानकारी देगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अस्थायी समिति की बैठक कहां हुई है? बच्चों कहां हुआ ये बैठक? लंदन। ये बैठक कहां पे? लंदन। अब इसमें से बातें क्या है वो सुनना, इसमें से बातें क्या है? ये 27वीं बैठक है। कौन सी बैठक है? 27वीं बैठक। और 27वीं बैठक कहां हुआ भाई? लंदन। यहीं पे हम लोग जानकारी रखेंगे कि इसी की 28वीं बैठक भी हुई है। और ये 28वीं बैठक जो बच्चे ये हुआ है, ये होने वाला है नई दिल्ली में। कहां पर होगा ये? नई दिल्ली में होगा, 2027 में होगा। कब होगा ये? 2027 में। तो 27वीं बैठक लंदन, 28वीं बैठक नई दिल्ली। ऊपर में लिखा हुआ बच्चों राष्ट्रमंडल देशों का बैठक है। किसका बैठक है ये? राष्ट्रमंडल देशों का। जब भी राष्ट्रमंडल देश कहते हैं तो आपको ध्यान होगा कि ईयर वाज 1949, और इसमें जो टोटल सदस्य हैं 64 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल इसमें? 64 देश इंक्लूडिंग इंडिया। तो बताइए राष्ट्रमंडल पीठासीन अधिकारियों का जो संसद भवन होता है हर देश में, पार्लियामेंटेरियन की बैठक हुई है। कहां बैठक है? लंदन में। बैठक का नंबर क्या है? 27वीं, 27th। 28वीं बैठक कहां पे प्रपोज है? इंडिया में, नई दिल्ली में। 28वीं बैठक नई दिल्ली में। आप लोगों को आगे से ना पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी बस ऐसे करो, कल पीडीएफ आपको जनवरी कर देंगे। आगे का प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे है कि इंडस फूड 2025 8वां संस्करण कहां हुआ है? तो बच्चों 8वां संस्करण कहां हुआ है? इसको ना थोड़ा करेक्ट कर देना, ठीक है? इसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। इसका जो बैठक हुआ बच्चों ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहां हुआ ये?
ग्रेटर नोएडा में हुआ है। और ग्रेटर नोएडा में हुआ बच्चों, इसमें पूछा जाएगा उद्घाटन किसने किया है। वेरी गुड। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? चिराग पासवान। उद्घाटन किसने किया भाई? चिराग पासवान। उद्घाटन किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? चिराग पासवान। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। इंडस फूड कहां पे? इंडस फूड कहां पे? ग्रेटर नोएडा। इंडस फूड का कौन सा संस्करण? 8वां। और अभी एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड जो है वो सुन लेना क्या है। अभी का ट्रेंड है पुराना क्वेश्चन पूछता है। अभी का ट्रेंड क्या है? पुराना क्वेश्चन। तो हम लोग जनवरी पढ़ रहे हैं, तो जनवरी पुराना ही होगा इनके लिए। तो जनवरी अच्छे से पढ़ते चलना, ठीक है। जनवरी क्या करना है? अच्छे से पढ़ते जाओ। तो बताइए कि इंडस फूड कहां हुआ है? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का फुल मेंबर यानी कि पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो बच्चों ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। कौन बना है? इंडोनेशिया। अब मैं ब्रिक्स के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं, ध्यान से सुनोगे। कुछ बातें आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। ब्रिक्स का विस्तार क्या ऊपर में लिख देंगे, आप लोग लिखो इसको, ये सारी बातें। अभी बीपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा सुनो, और आप देखोगे कि आप लिटरली शॉक रह जाओगे, कैसे सवाल आएंगे परीक्षा में। जो ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जो आपको ध्यान होगा कि ब्रिक्स का, अभी यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। ब्रिक्स का जो 15वां सम्मेलन हुआ था, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन बच्चों ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में 2023 में हुआ था। कब हुआ था ये? 2023 में। फिर इसी का 16वां सम्मेलन कब हुआ है? बच्चों 16वां सम्मेलन हुआ है कजान सिटी में, रसिया में। कहाँ पे हुआ है? कजान में हुआ है, रूस में हुआ है। वर्ष क्या है? 2024। वर्ष क्या है इसका? 2024। 17वां जो सम्मेलन हुआ है, 70th जो ब्रिक्स समिट हुआ है, ये हुआ है रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और बच्चों रियो डी जेनेरियो होता है ब्राजील में। कहाँ पे होता है? ब्राजील में। और ये सम्मेलन हुआ है 2025 में। कब हुआ है? 2025 में। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। वर्ष कब है? 2023। ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन कजान में, रूस में। कहाँ पर हुआ था? कजान में, रूस में। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। सारी जानकारी हो गई। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, बच्चा फंसता कैसे है। बच्चों ये जब 15वां संस्करण हुआ था ना, तो 15वां संस्करण में, 15वां जो संस्करण हुआ है, इस संस्करण में 6 देशों को आमंत्रित किया गया था सदस्यता के लिए। कितने देशों को आमंत्रित किया गया था? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 देश को आमंत्रित किया गया था सदस्यता के लिए। कितने देश को आमंत्रित किया गया बच्चों? यहाँ पे 6 देश को आमंत्रित किया गया था। किसमें? 15वें ब्रिक्स में। किसमें किया गया था? 15वें ब्रिक्स में, कि भाई आप ब्रिक्स के सदस्य बनो। कितने देशों को आमंत्रित किया गया था? 6। कहां पे बैठक हुआ है? जोहान्सबर्ग में। बैठक कहां पे हुआ है? जोहान्सबर्ग में। और ये जो 6 देश हैं, इन 6 देशों का नाम आप लिख लो, यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूं। एक देश है बच्चों सऊदी अरब। एक देश कौन सा है? सऊदी अरब। दूसरा देश है यूएई। तीसरा देश है इजिप्ट, जिसको मिस्र कहते हैं। चौथा नंबर का जो देश है बच्चों, उसको ईरान कहते हैं। और एक और देश कौन सा? पांचवा इथियोपिया। पांचवा कौन सा है? इथियोपिया। पांचवा कौन सा है? इथियोपिया। ध्यान से सुनना पूरा मामला। पांचवा कौन सा है? इथियोपिया। और छठा देश था अर्जेंटीना। छठा देश कौन सा बच्चों? ये अर्जेंटीना। छठा देश कौन है? अर्जेंटीना। अब यहाँ पे मामला क्या है वो सुनिएगा ध्यान से बच्चों। ये जो छठा देश है अर्जेंटीना, इसने इस सम्मेलन में, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में बोला कि वो ब्रिक्स का सदस्य होगा। उसने क्या बोला? कि ब्रिक्स में वो शामिल होगा। उसने क्या बोला? हाँ बोला। उसने क्या बोला? हाँ। और जब ये सभी सदस्य, ये जो 5 देश यहाँ लिखा हुआ बच्चों, ये सभी लोग जब 1 जनवरी 2024 को, जब ये सभी सदस्य, क्या हो गया? 1 जनवरी 2024 को जब ये सभी लोग जब सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो सदस्यता ग्रहण करने के दौरान एक देश ने अपनी सदस्यता को मना कर दिया। और वो देश कौन था? अर्जेंटीना। वो देश कौन है? अर्जेंटीना। तो बीपीएससी ने 2023 का प्रश्न कब पूछा है? 2025 में। 2023 का क्वेश्चन कब पूछा? 2025 में। और प्रश्न भी कैसे पूछा? पूरा कहानी बताकर कि बताइए जोहान्सबर्ग ब्रिक्स सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया था? तो किसको आमंत्रित किया गया था भाई? 6 देश। 6 में 5 ने सदस्यता को स्वीकार कर लिया 1 जनवरी 2024 को। एक देश जिसने मना किया था, वो देश कौन सा है? वो देश कौन है? अर्जेंटीना। वो देश कौन है यहाँ पे? अर्जेंटीना। अब बच्चों ये सवाल पूछ रहा है। अब ये सवाल पता कब पूछा है? ये सवाल तब पूछ रहा है जब हाल ही में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी रियो डी जेनेरियो में इंडोनेशिया जो है वो इसका 21वां सदस्य, 11वां सदस्य बना है। इंडोनेशिया कौन सा सदस्य बना है? 11वां। तो बताओ बाबू कि अभी जो सबसे नया न्यूज था वो कौन सा न्यूज था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जनवरी में बना है। कब पढ़े हम लोग? जनवरी 2025 का। वो नहीं पूछ रहा है जनवरी 2023 का, पूछ रहा है जनवरी 2023 का। क्वेश्चन देखो कितना पुराना पूछ रहा है। और ऊपर से क्या किया वो सुनो। ऊपर से ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। मतलब बच्चा को फंसाना ही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? इंडोनेशिया। अब उसमें कौन फंसा है? ऐसे बच्चे तो रेगुलर पढ़ रहा था, वही जाके फंसा है। अब हर कोई पढ़ रहा है ब्रिक्स का नया सदस्य कौन है? इंडोनेशिया। खबरों में कौन है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी में इंडोनेशिया, 80 में है अर्जेंटीना। ये पूरी जानकारी आपको ध्यान से रहेगा, यहाँ पे सभी जानकारी यहाँ पे रहेगा। अरे लिख रहा है 10th होगा ना सर? 10th कैसे होगा भाई? 5 यहाँ पे हुआ और 5 पहले से है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें एक और अपडेट अगर आप चाहो तो कर लो। ये जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब, वो अपनी सदस्यता को विड्रॉ कर रहा है। अपनी सदस्यता को क्या कर रहा है? विड्रॉ। लेकिन अभी जो बैठक हुआ है रियो डी जेनेरियो में, इस बैठक में वो शामिल हुआ है। बैठक में क्या हुआ है? शामिल हुआ है। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि सदस्यता को वापस ले लिया है। पूरा बात समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों ब्रिक्स के बारे में सारी बातें हो गई यहाँ पे। अब ब्रिक्स के बारे में छोटी बातें की जाए कि भाई ब्रिक्स बना कब, तो आप लोग तुरंत क्या लिख लेना, 4-5 चीजें मैं बोलने वाला हूं। ब्रिक्स बना कब है भाई? 2006 में। ब्रिक्स कब बना है? 2006। लेकिन पूछेगा ब्रिक्स की पहली बैठक 2009। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010। सब याद रखिएगा। अब ब्रिक्स शब्द पहली बार किसने यूज किया है? 2001 में जिम ओ नील ने पहली बार यूज किया था। तो हमने कितने वर्ष बोले भाई? 4। यहाँ लिख दूं क्या? देखो बोर्ड पे लिख देते हैं। ये जो ब्रिक वर्ड है बच्चों, ब्रिक, पहले इसको क्या बोलते थे? ब्रिक। ब्रिक वर्ड पहली बार किसने यूज किया है? जिम ओ नील। आप लोगों के परीक्षा में ऐसे सवाल, फेवरेट सवाल होता है वगैरह में, पूछेगा ब्रिक्स पहली बार किसने यूज किया था? पहली बार किसने किया है? जिम ओ नील। तो ये अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। और वर्ष क्या रहा होगा उस समय? तो लगभग 2001 वर्ष रहा था। और उन्होंने ब्रिक्स शब्द में जो देश का नाम लिया था वो नाम था ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना, इन देशों का नाम यहाँ पे उन्होंने लिया था। ठीक है, तो ये तो सभी देशों के। तो ये जो ब्रिक था ना, ब्रिक, इसकी स्थापना मानी जाती है जो पहली बार हुई है, तो बच्चों इसकी स्थापना माना जाता है 2006। स्थापना कब माना जाता है? 2006। अगर स्थान भी पूछा जाए तो न्यूयॉर्क। स्थान भी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? न्यूयॉर्क। अब बोला जाए पहली बैठक कब हुई है, तो बच्चों पहली बैठक इसकी हुई है, हाँ पहली बैठक हुआ है 2009 में। कहाँ हुआ था बच्चों? ये रसिया में। पहली बैठक हुआ है मॉस्को, रसिया में। और पूछा जाएगा सऊदी अरब कब जुड़ा है, तो इसमें साउथ अफ्रीका, इसमें साउथ अफ्रीका जो है
हाँ, साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा? 2010 में। अब प्लस में आप लोग एक चीज ध्यान दोगे, हमने क्या लिखा कि इसकी स्थापना कहां हुआ है? न्यूयॉर्क में। हम क्या बोल रहे हैं? स्थापना कहां हुआ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में स्थापना इस प्रकार से हुआ था कि किसी अन्य मीटिंग के लिए, ये जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है ना, ये लोग दूसरे मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क गया था लोग। नहीं होता कि कई बार आप जैसे बहुत बार होता है जैसे अभी पर्व त्योहार है ना, तो मेला देखने गए, और मेला देखने में मामा घर भी घूम के आ गए, मतलब कि नानी घर भी बगल में था, तो गए थे मेला देखने, लेकिन एक राउंड नानी घर होते हुए आ गए। तो असल काम क्या था? मेला देखना। लेकिन आपने दूसरा काम क्या कर लिया? नानी घर भी घूम के आ गए। और जिनकी नानी जीवित होंगी तो पता ही है कि धरती में सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई करती है तो नानी। नानी का प्रेम आप लोगों को मिला कि नहीं मिला है? नहीं मिला जी, सब तुम से बोलता है, आप लोग देखे नहीं हो। अरे अगर नानी का प्यार नहीं मिला तो समझो धरती का बहुत बड़ा प्यार खो दिए, बहुत ज्यादा प्यार, भाई मां से ज्यादा प्यार करती है। बस समझ में आया ना? तो ये सभी देश एक अन्य मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में थे, वहीं पे पहली बार माना जाता है औपचारिक तौर पे फॉर्मली ब्रिक की स्थापना हुई थी। तो पहले क्या था? ब्रिक, बाद में इसमें क्या जुड़ा है? एस। तो एक बाद में जुड़ा कौन सा? एस। तो उसके बाद क्या हो गया? ब्रिक्स। तो सब वर्ष आप लोगों को याद रहेगा, सब वर्ष याद रह जाएगा ना? 2001, 2006, 2009, 2010। अब एग्जाम में क्वेश्चन में फंसाने का एक से उपाय है, जो मन करे उल्टा पुल्टा करके पूछते हैं। बताओ ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ? 9। मतलब ब्रिक्स स्थापना कब हुआ? 6। मतलब ब्रिक्स का पहला प्रयोग कब हुआ? सब शब्द को आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो यहां तक क्लियर है। इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना? इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। एक लिखा है सर हमको नानी का प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। अब नानी को वापस थोड़ी ला सकते हो, चल गई तो चल गई। मेरी वाली भी चल गई भाई हमारी नानी भी चल बसी। नानी लोग का ज्यादातर काम होता है शादी कराना, बड़ा हो जाएगा ना तो नानी लोग शादी करवा देती है। अरे बहुत शौक था थोड़ा इसका, शादी देख लेते हैं, लो मालो सीरियस, तो नहीं करा ही देते हैं इसको। आगे प्रश्न क्या वो सुनिएगा। पीडीएफ अपलोड हो चुका है सभी बैचेज में, सभी बैच में पीडीएफ अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बच्चों कि बताओ भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम मेधा एआई को प्रमोट करने के लिए $3 अरब लगभग 25,722 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किसने किया है? किसने किया बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम क्या है? देखो दो टैकीज हैं इंडिया के, एक है सत्या नडेला और दूसरा नाम है, दूसरा क्या है? सुंदर पिचाई। दूसरा नाम क्या है? सुंदर पिचाई। तो दोनों का नाम याद रखोगे। इसमें किसमें सत्या नडेला किसमें हो जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट में। सत्या किसमें है? माइक्रोसॉफ्ट में। और गूगल में कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई। तो नाम याद रहेगा ना दोनों टैकीज का। आगे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस प्रावधान को लागू करने के लिए कहा है? किसको लागू करने के लिए बोला बच्चों? आर्टिकल धारा 479। किसको लागू करने के लिए बोला है? धारा 479 जो है यह है कैदियों की सजा को कम करने से संबंधित। कैदियों की सजा कम करने से संबंधित है। सजा किससे संबंधित है? कम करने से संबंधित, कम करने से संबंधित है, यही है ना? अब आपके मन में सवाल होगा कि क्यों लागू करने के लिए बोला? देखो प्रश्न में लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, तो केंद्र ने राज्य को क्यों बोला होगा कि धारा 479 लागू करो? आपके मन में प्रश्न होगा ना? अच्छा, इसलिए बोला है क्योंकि भारत में जो हमारा जेल है ना, उसमें 31% अधिक कैदी बंद है। कैदियों को रखने की जो क्षमता है ना, उसे कितना प्रतिशत ज्यादा कैदी जेल में रह रहा है? 31%। मतलब हमारे देश की जो जेल की क्षमता है वो लगभग 4,36,000 के आसपास, इतना कैदी पूरे भारत में आप जेल में रख सकते हो। तो उससे 31% ज्यादा कैदी जेल में है। तो भाई अब कैदी ज्यादा जेल में रहेगा तो कुव्यवस्था फैलेगा ना। तो सरकार ने क्या आदेश दिया है कि ऐसा कैदी जिसका व्यवहार अच्छा है वो ऐसे कैदी को क्या कर दो? रिहा कर दो, उसकी सजा को क्या कर दो? कम कर दो। तो इसमें कितना, इसके लिए कौन सी धारा बच्चों? 479। अब इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोगों को ध्यान होगा कि भारत में जो नया आपराधिक कानून है उसी में से एक कानून का नाम है ये नया आपराधिक कानून। जो है भारत में नया आपराधिक कानून की संख्या कितनी है? 3। कितने नया आपराधिक कानून है? 3। और ये सभी कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से। कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 से। बच्चों ये जो नया आपराधिक कानून है, न्यू क्रिमिनल लॉ है, अभी परीक्षा में सवाल पूछा है, बीएसएससी असिस्टेंट वगैरह का हुआ है ना, उसमें प्रश्न पूछा कानून का नाम क्या है? तो कानून का नाम आप लोगों को ध्यान है? नहीं ध्यान है? जल्दी से लिखो, मैं बता रहा हूं। तीनों कानून का नाम एक बार जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखिएगा। पहला कानून क्या है? तो बोर्ड पे लिखा हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और एक और क्या है? भारतीय नागरिक। तीनों जो आपके यहाँ पे नाम है, तीनों का नाम यहाँ पे ध्यान रखना। एक हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दूसरा कौन सा लिखे हो? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसके बाद लिखोगे बच्चे भारतीय न्याय संहिता, सब में 2023 और 2023। रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। पहला आपने लिख लिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीसरा है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। अभी परीक्षा में सवाल जो पूछा गया है बच्चों, अभी 2-3 दिन 10-15 दिन पहले परीक्षा हुआ था, उसमें मैं लिटरली शॉक था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भारत में 3 नए आपराधिक कानून में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? और अगर आप नहीं ध्यान से पढ़े हुए हो, ये पूरी संभावना है कि आप फंस जाइएगा। बात समझ में आ गया ना? तो शब्दों पे ध्यान देना। एक क्या लिखा हुआ है? साक्ष्य अधिनियम है, दूसरा है न्याय संहिता। कहीं पर दंड का प्रयोग हुआ है? दंड का प्रयोग नहीं हुआ है ना, तो आपको जब भी ऑप्शन में फंसाया जाएगा तो उसमें दंड लिखा रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ बोले ना भारतीय न्याय संहिता, तो जब भी ऑप्शन रहा है, मैं कितने सारे एग्जाम्स में देख चुका हूं, तो हर एक जगह लिखेगा दंड। तो आप एक ही चीज दिमाग में सेट कर लेना कि दंड होता है मोनार्की सिस्टम में, जहां राजशाही चलता है ना, वहां दंड दिया जाता है। लोकतांत्रिक सिस्टम में क्या होता है? सजा होता है, दंड नहीं होता है। तो अगर कानून में दंड लिखा है तो उसको क्या करेंगे? गलत कर देंगे। तो सारी बातें याद रहेंगी ना? बताइए, एक करंट अफेयर्स तो पुराना हो गया कि बताओ भारत में 3 नया आपराधिक कानून कब से लागू हुआ? कायदे से तो पुराना हो गया ना। इसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बताओ अंग्रेजों के समय में किस वर्ष कानून बना था जिसको रिप्लेस किया गया है? बच्चों अंग्रेजों के समय में 1860s 1860 में बना था कानून। ये जो नया संहिता में पढ़ रहे हो ना, BNS 2030, ये कानून कब बना था? उस समय 1860। और 1860 का कानून रिप्लेस कब हुआ? 2024 में। उस समय का नाम क्या होता था? उस समय का नाम होता था भारतीय दंड संहिता। नाम क्या था उसका? भारतीय दंड संहिता। लॉर्ड मेकाले का नाम जानते हैं सभी लोग? हाँ, लॉर्ड मेकाले, उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था इसको। तो पुराना कानून था, उसको भी सरकार ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। एंड वी आर लकी, हम सब लकी हैं, हम लोग वो जनरेशन है जिसने नया कानून देखा। अब पता नहीं 200 साल बाद फिर चेंज होगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट, इतना मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता है? इतना मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं पिछले दिनों के परीक्षा का ट्रेंड देखकर बता रहा हूं। अभी परीक्षा में क्या कर दिया है, क्वेश्चन पूछने वाले लोगों ने क्वेश्चन को सीधा सीधा नहीं पूछा है। आपको अभी आप लोग बिहार पुलिस वगैरह भी देख रहे होगे ना, आप देखेंगे उसमें भी 2-4 क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्ट नहीं था, घुमा फिरा करके पूछ रहा है। तो थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा कि जितना ज्यादा उसमें चीजों को देख पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल। कौन सा पोर्टल बच्चों? ये भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। पहला कथन लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट पहला दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। बच्चों भारत पोल पोर्टल के बारे में आगे पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या मामला है। तो इसका शुभारंभ गृह मंत्री ने किया है। शुभारंभ किसने किया बच्चों? गृह मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है, और गृह मंत्री का नाम है अमित शाह। गृह मंत्री का नाम क्या है? अमित शाह।
क्लियर रहेगा ये। दूसरा, इस पोर्टल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। भारत पोल पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से जो है उसके साथ अंतरराष्ट्रीय सहायता के सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा। यानी कि भारत पोल किसके साथ मिलकर काम करेगा? इंटरपोल। तो ये दोनों स्टेटमेंट बी और जो 2 और 3 है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे जैसे ही आ गया आप लोगों के सामने इंटरपोल, तो बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे बच्चों? लियोन में है, फ्रांस में है। कहां पे? लियोन, फ्रांस में। इस शहर का नाम अवश्य याद रखोगे। पूछता इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंटरपोल है, उसका मुख्यालय कहां पे? कहां पे बच्चे? इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे? लियोन सिटी में, फ्रांस में। और भारत ने इंटरपोल के साथ मिलकर काम करने के लिए क्या लॉन्च किया है? भारत पोल। तो भारत पोल तो भारत में अपराध वगैरह का जांच करेगा ना, तो अपराध क्राइम ये सब किसका मामला है? गृह मंत्रालय का। किसका मामला है? गृह मंत्रालय का। ये सारी बातें याद रहेंगी आपको। आगे प्रश्नों पे आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेशी छात्रों के लिए, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी का वीजा, ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा किसने लॉन्च किया है? तो बच्चों वीजा का काम किसका होता है? गृह मंत्रालय का। और एक यहां पे ध्यान रखना, ई स्टूडेंट वीजा जो है ये स्टूडेंट के लिए, किसके लिए बच्चों? ये स्टूडेंट के लिए। और ये जो होगा ये उनके गार्जियन के लिए है, उनके अभिभावकों के लिए है। क्योंकि देखो भारत में विदेश से बच्चे क्यों पढ़ने आएंगे? तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है। प्रोग्राम का नाम है स्टडी इन इंडिया। प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टडी इन इंडिया। और बच्चों स्टडी इन इंडिया जो कार्यक्रम था इसको 2018 में प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य है कि जिस प्रकार से प्राचीन समय में हैंस सांग और बाकी आप पढ़ते होंगे इतिहास में कि भाई दुनिया भर के स्कॉलर भारत में पढ़ने आते थे ना, तो भारत सरकार का मानना है कि विदेश से छात्र अभी भी भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने चाहिए। तो भारत सरकार ने कौन सा प्रोग्राम चलाया था? स्टडी इन इंडिया। और उसी के तहत 2 नया वीजा पॉलिसी लॉन्च किया गया है। एक है विद्यार्थियों के लिए और एक है उनके गार्जियन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बताइए नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का पढ़ते होंगे इतिहास में कि भाई दुनिया भर के स्कॉलर भारत में पढ़ने आते थे ना, तो भारत सरकार का मानना है कि विदेश से छात्र अभी भी भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने चाहिए। तो भारत सरकार ने कौन सा प्रोग्राम चलाया था? स्टडी इन इंडिया। और उसी के तहत 2 नया वीजा पॉलिसी लॉन्च किया गया है। एक है विद्यार्थियों के और एक है उनके गार्जियन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बताइए नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का, नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम का शुभारंभ किया क्या? नहीं। मामला किसका है? संसद का। तो किसने किया बच्चों? ये ओम बिरला। किसने इसको इनॉग्रेशन किया था? ओम बिरला ने। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। सही बात है। 20 राज्य से 500 महिला प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट क्या होगा इसमें? सही। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अभी इस तरह का प्रश्न जो है ना, इस तरह का प्रश्न जो है मुझे लगता है मैं हार्ड प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन आप लोग में से ज्यादातर लोग बिहार पुलिस देके आए हो। बिहार पुलिस में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग देखे हो? अरे भाई कैसे आप लोग एग्जाम देके आए हैं? स्टेटमेंट वाला कहां? ये है कि हम जैसे 3 स्टेटमेंट देते हैं, जानबूझ के 3 देते हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं? 2 स्टेटमेंट दे रहा है। पूछा प्रश्न ज्यादा नहीं रहता, 6-7 क्वेश्चन रहता है, लेकिन स्टेटमेंट वाला डाल दे रहा है। आप सोचो कि 10वीं स्तर की परीक्षा में बिहार पुलिस में ये बड़ा चौंकाने वाला है कि बस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रहा है। तो दरोगा में क्या देगा? तो अनुमान ही लगा लीजिए। दरोगा में पता क्या देगा? एक नया ऑप्शन आया है, वो ऑप्शन बहुत खतरनाक है। अभी बीपीएससी में प्रयोग हुआ है। बीपीएससी में लगभग 150 में से 70 से 80 प्रश्न ऐसे थे जिसमें ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और प्रयुक्त में से 1 से अधिक। ये ऑप्शन सबसे, अब ये ऑप्शन पता मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल है। अब हम इतना लंबा क्वेश्चन बनाते ही नहीं है, तीनों स्टेटमेंट दे देंगे और ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं। ऑप्रोक्ट में से 1 से अधिक कौन इतना लिखता है? ये सही है, बी सही है, बी और सी सही है, नॉन ऑफ दिस। एक लाइन बस लिख दो, ऑप्रोक्ट में से 1 से अधिक। अब इससे क्या हुआ है? अब जब ऑप्रोक्ट में से 1 से अधिक बोला गया इसका मतलब ऊपर में 3 सेंटेंस लिखा है, 3 में हो सकता है 1 गलत हो, 2 सही हो सकता है 3 सही हो सकता है कि कोई एक ही सही हो। अब आदमी बहुत बहुत चौंकाने वाला। अब उसमें क्या है कि हर एक प्रश्न का उत्तर में टिक लगाने से पहले बच्चे आपका हाथ कांपेगा। अगर आप जेन्युइन विद्यार्थी हो तो आपको डर लगेगा, भाई पता नहीं कौन सा टिक मार दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही होता है नया पैटर्न, और नया पैटर्न नया हो जाता है और आपका सारा मामला क्या हो गया? फ्लॉप। अगर थोड़ी सी वहां पे पेशेंस नहीं रख पाए तो सारा मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो केवल पढ़ने से काम होता है क्या? केवल ये सोचिएगा कि खूब पढ़ेंगे हो जाएगा? नहीं। पढ़ने के साथ साथ क्या करना है आपको? अपने अंदर पेशेंस भी बिल्ड करना है और साथ प्रैक्टिस भी करना है। अपने अंदर एक धैर्य भी रखोगे, पेशेंस भी रखना है। अभी बहुत सारे बच्चों का अनुभव मैं आपको शेयर करता हूं। बीपीएससी का परीक्षा भी हाल में हुआ ना, तो बीपीएससी की परीक्षा में क्या किया है कि बहुत सारा, जैसे मान लो आपने उसमें होता है ना सेट ए, सेट बी, सी डी, इस तरह से होता है ना, तो बहुत ऐसे बच्चे थे जिसको मिल गया मान लो सेट ए। अब सेट ए में मान लीजिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन से शुरुआत हो गया है, या करंट अफेयर्स नहीं साइंस से शुरू हो गया है। अब शुरू का एक क्वेश्चन नहीं बना, 2 नहीं बना, 3 नहीं बना, 4 5 6 7 8 9 10 15, अब लगातार जो 7 8 10 क्वेश्चन नहीं बनता है ना, अब आदमी प्रिपरेशन में आ जाता है। अब प्रेशर में आके क्या करता है? आगे जो बनने वाला वो भी गलत मान देता है, वो भी क्या कर देता है? गलत। और यकीन मानो बीपीएससी में हमारे बच्चों से पूछ लेना, मैंने उन्हें परीक्षा से पहले ये बातें बता रखी थी। मैंने पहले ही बोल रखा था, इससे फिर बाद में लोग अप्रिशिएट भी किया इस बात को। हमने बोला था बाबू तुम्हारे साथ एग्जाम के दौरान जो है ये घटना हो सकता है, तो वहां पे आप हार मत मानना। आप लोगों को भी मैं वापस से कहूंगा, जब तक मान लो 100 प्रश्न है, जब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक नहीं देखिएगा ना, तब तक डरना नहीं है। मान लो 10 क्वेश्चन नहीं बना, सोचो 11वां बनेगा, 11वां नहीं बना, सोचो 20वां बनेगा। जब तक पूरा प्रश्न नहीं देख लेना तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा है कि जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां हुआ है? तो बच्चों जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पे बोलेंगे हम लोग? कहां पे हो जाएगा? ये सिक्किम में। कहां पे होगा? सिक्किम। पूरा मामला क्या है वो सुनना बच्चों। सिक्किम जो है, सिक्किम जब भी हम लोग कहते हैं आपको ध्यान होगा, ये 100% भारत और पूरे विश्व का 100% जैविक राज्य है। कैसा जैविक राज्य भैया? 100% 100% जैविक राज्य है। तो जब 100% जैविक राज्य है तो जैविक मत्स्य पालन भी कहां पे होगा? जैविक मत्स्य पालन भी कहां होगा? सिक्किम में। जैविक मत्स्य पालन क्या होता है सुन लीजिए। जैविक मत्स्य पालन बच्चों जो मछली का पालन होता है ना, तो मछली का वजन बढ़ाने के लिए, मछली को जल्दी डेवलप करने के लिए बहुत सारा केमिकल का प्रयोग होता है। आप में से ज्यादातर लोग होंगे दरभंगा साइड के, मधुबनी तरफ के, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि मछली को जो है जल्दी जल्दी डेवलप करना है, तो उसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का या उसके जो होता है खाना जो होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ताकि मछली जल्दी तेजी से ग्रो हो। तो पूरे भारत में पहली बार जो ऑर्गेनिक क्लस्टर डेवलप हुआ, फिशरीज क्लस्टर, वो कहां पे बना है? सिक्किम में। और सिक्किम के बारे में जानकारी है कि सिक्किम केवल भारत का नहीं, विश्व का पहला और एकमात्र 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। मतलब ये हुआ कि सिक्किम में रसायनों का प्रयोग जो होता है, केमिकल्स का जो प्रयोग होता है, वो होता है 0%। केमिकल कितना प्रतिशत? 0 है ना। अब जब ये बात हम आपको बता रहे हैं तो तुरंत आपके ध्यान में आया होगा कि बिहार में भी कुछ जैविक जैसा हुआ है। बिहार में है जैविक कॉरिडोर, लिख लो तुरंत कोई नाम है, पूछा बीपीएससी। जैविक कॉरिडोर, बिहार में जैविक कॉरिडोर में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 13 जिले। हमेशा नंबर ही पूछता है। और 13 जिले कौन सा है तो आप ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के किनारे के 13 जिले। 12 जिला है, उसके अलावा एक और रखा है, तो नालंदा उसके अलावा है ना, तो 12 और एक और कितना हो गया? 13। तो आप ध्यान रखना, लिख लेना जैविक कॉरिडोर बिहार, 13 राज्य शामिल है, 13 जिले शामिल है। लिखो जल्दी से, देख क्या रहे हो, क्या लिखेंगे? जैविक कॉरिडोर लिख लेना, 13 जिले, 13 जिले में लिख लेना। हाँ 12 गंगा किनारे वाले, गंगा किनारे वाले 12 कौन सा बचे? 12 जो है वो गंगा किनारे लिख लेना, प्लस नालंदा।
प्लस कौन सा है? नालंदा। बिहार सरकार का यह मानना है कि हम अपने राज्य में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, हालांकि बड़ा फ्लॉप प्रोग्राम है, ये हिट प्रोग्राम नहीं है। किसानों को हो जाता है नुकसान, तो कौन किसान करेगा जैविक फार्मिंग? तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, तुमको सब्सिडी दे देंगे। अब सब्सिडी का मामला आप लोगों को पता ही है, फॉर्म भरिएगा, अभी पैसा आएगा 3 साल बाद, फॉर्म भरने से पहले मुखिया जी को चढ़ावा, ऐसे पूरा अप्रूव हो जाएगा। वो सारा मामला कोई नहीं, पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे ना, वो सारी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PLI, तो यहाँ पे कौन सी योजना है? मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ इधर लिख करके। योजना का नाम क्या है? PLI योजना का नाम क्या है? PLI। तो बच्चों पूछा कि हाल ही में ये जो PLI योजना है, PLI योजना 1.1 उसके बारे उसका शुभारंभ हुआ है। इस संदर्भ में तथ्यों पर विचार करो। केंद्रीय उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने PLI योजना का शुभारंभ किया क्या? हाँ। तो लेकिन यहाँ उद्योग में ना एक शब्द मिसिंग है, मतलब मिसिंग है, गलत नहीं है वो शब्द, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यह भारी उद्योग मंत्री, कौन सा यहाँ पे बोलते हैं? भारी उद्योग मंत्री। नहीं तो फिर आप बोलिएगा सर उद्योग और वाणिज्य मंत्री तो पीयूष गोयल हैं, वो वाला नहीं। कौन सा मंत्रालय था? भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने शुरू किया। सही स्टेटमेंट है। इस्पात मंत्रालय ने 5 उत्पाद श्रेणियों के लिए विशेष रूप से इस्पात के लिए PLI योजना 1.1 स्टार्ट। सही है। 29 जुलाई 2021 को 6322 करोड़ रुपए के साथ विशेष इस्पात के लिए PLI योजना का पहला चरण शुरू हुआ था। तीनों बातें क्या है? सही है। तीनों बातें क्या है? सही। अब एग्जाम में BPSC ने जो प्रश्न पूछा उसनो, मतलब इन जनरल में आपको ध्यान रखना है, PLI योजना पूछा जाता है कि जो PLI योजना है ये किसने लॉन्च किया है, क्या है ये? मतलब PLI का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार उन तमाम कंपनी को एक प्रकार से सब्सिडी देती है जो सनराइज सेक्टर में प्रोडक्शन करता है, नया क्षेत्र, जैसे EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो नया दौर है ना, अभी तो कोई अनुभव किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति अगर नई कुंपनी बनाया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करता है तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारा स्टार्टअप है, हाई रिस्क वाला जोन में तुम काम कर रहे हो ना, लो तुम्हें हम सब्सिडी दे देते हैं ताकि तुम अपनी कंपनी को क्या करो, सस्टेन कर लो। फिर आप कहिएगा सर प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी क्यों दे रहा है? इसके दो कारण है। पहला कि भारत में उस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा और दूसरा रोजगार का सृजन होगा। तो सरकार तो चाहती है ना प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो सरकार का योजना कौन सा है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो होता है बच्चों, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संचालित योजना है, मिनिस्ट्री जो है हमारा फाइनेंस, और इसमें जो है टोटल 14 क्षेत्र हैं। ये BPSC ने पूछा 69-70 में देख लेना। इसमें पूछा कितने क्षेत्र शामिल हैं, तो कितना क्षेत्र शामिल है? 69। 14 कितने हैं? 14 क्षेत्र कौन सा भाई? सब जितना सनराइज सेक्टर जानते हो, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे हो गया फिनटेक कंपनीज, सरकार उसमें मदद करती है। कितने वर्षों के लिए मदद करती है? 5 साल। 5 साल आपको सब्सिडी देगी, अपना 5 साल में कंपनी को खड़ा कर लो। इसमें क्वेश्चन अक्सर नहीं आता, उसमें आता था कि बता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पहली बार सब्सिडी किसको मिला था? ओला को मिला था। ओला कंपनी जानते हैं ना सब लोग, ओला कंपनी जो है वो PLI के तहत उसको सब्सिडी मिला था, वो कंपनी रन हो रही है, ठीक है, वो सस्टेन करने के लिए मिला है। आगे बढ़िए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में गलत मिलान को पहचानो। मतलब इसमें नाम जानबूझ के सब सही दे दिए हैं, जानबूझ के इसमें सब हम क्या किए हैं? सही दे दिए थे, क्योंकि इसमें भारत का एक भी नहीं था और नाम बहुत अटपटा था। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड शो क्या है वो सुनना। तो ये अवार्ड जो है USA में दिया जाता है। USA में कहां पे भाई? लॉस एंजलिस में एक अवार्ड शो होता है। ज्यादातर इसमें हॉलीवुड की जो फिल्में हैं उसी को अवार्ड दिया जाता है लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज का शुभारंभ कब हुआ है? क्या बोलेंगे बच्चे इसको? 1996-97। पूछा जाता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस मैच से रिलेटेड है? तो क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट है? टेस्ट क्रिकेट से। किससे संबंधित है ये? टेस्ट क्रिकेट से, ठीक है। तो और बॉर्डर गावस्कर का नाम भी अगर आपको ध्यान रहे तो बच्चे बॉर्डर जो है वो एलन बॉर्डर है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है, दुनिया के सबसे महानतम क्रिकेटर। और सुनील गावस्कर इंडिया के हैं। तो ये मैच किन देशों के बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम में कई बार इतना सामान्य प्रश्न भी पूछा गया है, ये बता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन देशों के बीच होता है? तो कोई कंफ्यूजन रहेगा? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके बीच है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। पूछेगा ये T20 है, टेस्ट है, वनडे है, तो जैसे व्हाइट ड्रेस देखेंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। जो व्हाइट कलर का जर्सी होता है किसमें होता है? टेस्ट मैच में होता है। किसमें होता है? टेस्ट मैच में। अभी तो क्रिकेट का बड़ा धूम मचा हुआ नहीं, अभी एशिया कप हो रहा है ना, आप लोग को समय रहता है देखने के लिए? नहीं रहता टाइम। अभी एशिया कप जो हो रहा है उसमें इंडिया कमाल का खेल रहा है ना, नॉकआउट एकदम, अभी तो फाइनल भी पहुंच गए, अभी एक भी इंडिया नहीं हारा और देखो पूरा एकदम जीत के आना है। अब इसमें एक और क्या सुनिएगा बच्चों, एक हमारा प्लेयर है अभिषेक शर्मा। नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। पिछले दिनों गूगल सर्च हिस्ट्री में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किया गया नाम है अभिषेक शर्मा। पाकिस्तान वालों ने मार खाया ना, उसके मार खाने के बाद वहां आदमी पागल हो गया भैया है कौन अभिषेक शर्मा। तो उसको हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट में आने वाला भविष्य का डेमो है। आने वाला भविष्य का क्या है? डेमो। अभी हमारे पास वैभव सूर्यवंशी बचा हुआ है, अभी बिहार का वैभव सूर्यवंशी क्या है? बचा हुआ है। वैभव सूर्यवंशी भी ऑस्ट्रेलिया में गर्दा उड़ाया है, ऑस्ट्रेलिया में खेलने में पूरा गर्दा उड़ा दिया है। लो 78 बॉल में 143 ऑस्ट्रेलिया में बना दिया। तो ये डेमो केवल है, बहुत सारे प्लेयर्स हम लोगों के पास हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बच्चों कि कुल लंबाई 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क, कुल लंबाई कितना है? 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत किस नंबर पे आ गया है? तीसरा। मेट्रो की लंबाई भारत में कितना है? तीसरा। पहला नंबर में चाइना, चीन, दूसरा में USA और तीसरा में कौन है? भारत। तो जब भी मेट्रो कहा जाता है तो 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी होती है कि मेट्रो जो है भारत में प्रारंभ हुआ था 1984 में। भारत में मेट्रो कब स्टार्ट हुआ था? 1984। पूछा पहला मेट्रो कहां पे? कोलकाता। पहला मेट्रो कहां पे? कोलकाता। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क 2002 में, 2002 में नई दिल्ली। भारत में जो दूसरा मेट्रो या सबसे बड़ा मेट्रो जो चला कहां पे? नई दिल्ली में। तो ये मेट्रो का इंडिया का मामला है। अब मेट्रो को लेकर के अगर आप देखेंगे तो अभी बिहार में भी स्टार्ट हुआ है, बिहार में भी हुआ है ना। कब स्टार्ट हुआ था ट्रायल? डेट आ रहा है 3 सितंबर, नहीं डेट बढ़ा दिया गया था, 15 अगस्त था, फिर उसको 23 अगस्त किया गया था, फिर 3 सितंबर को शायद हुआ है, 25 सितंबर तक डेट बढ़ा था वो बार-बार। तो बिहार में कहां पे बच्चों? पटना में। अच्छा चलो ना एग्जैक्ट डेट नहीं है, कहां पे बोलेंगे? पटना। तो पटना में भी मेट्रो चला। अब जब भी रेलवे नेटवर्क की बात होती है तो आप सभी को ध्यान रखना है कि बच्चों रेलवे नेटवर्क के बारे में दो बातें। विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? USA। दूसरे नंबर में चाइना, तीसरे में रूस, चौथे में भारत। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क मतलब रेल नेटवर्क, मैं मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूं, रेल की बात कर रहा हूं, तो उसमें भारत का रैंक क्या है? 4। और यही पूछा गया परीक्षा में कि बताओ एशिया में भारत का नंबर क्या है? तो एशिया में क्या भाई? सेकंड। एशिया में कहां पे? सेकंड। चाइना के बाद कौन है? रशिया। तो एशिया का हिस्सा हो गया ना, एशिया यूरोप में पड़ जाता है। तो पहला में कौन बोलेंगे? चाइना। दूसरा में कौन है? भारत। और पूरी दुनिया में अगर देखेंगे किस नंबर पे भाई? 4th रैंक पे, ठीक है। पूरी दुनिया में किस नंबर पे है? 4th नंबर पे। तो इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ो बच्चे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत और पाक के बीच में
वर्ष 2008 के काउंसिलरी एक्सेस समझौते के तहत अनिवार्य परमाणु और कैदी सूचियों के आदान प्रदान प्रत्येक 2 वर्षों में 1 जनवरी को और एक और किस तारीख को होता है? तो 1 जनवरी और 1 जुलाई। बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में नियम है 2008 में एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियार कितना है और हमारे पास कितने कैदी पाकिस्तान के हमारे जेलों में बंद है, उसका एक लिस्ट हमें साझा करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोनों में से कोई भी देश अपने परमाणु प्रतिष्ठान का सूची साझा नहीं करता है, केवल एक ही सूची साझा करता है, वो कौन सा है? कैदी की सूचियां। पाकिस्तान बताता है कि भारत का कितना कैदी पाकिस्तान के जेल में बंद है और भारत बताता है कि पाकिस्तान के कितने कैदी भारत में बंद है। परमाणु हथियारों के बारे में कोई बताता है? नहीं। अरे भाई दुश्मन को बता दीजिएगा आपके घर में कितना लाठी डंडा है तो दुश्मन उससे ज्यादा तैयारी कर लेगा, तो इसलिए लोग एक दूसरे को नहीं बताता है। आगे प्रश्न है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहां पे? तो ये जो फिल्म महोत्सव हुआ है, ये फिल्म महोत्सव होता है छत्रपति संभाजी नगर में। कहां पे हुआ बच्चों? ये छत्रपति संभाजी नगर में हुआ, जिसको पहले औरंगाबाद कहते थे, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। तो वहां पे यह अवार्ड मिला है साई प्रांजपे को। साई प्रांजपे कौन है बच्चों? तो ये लेखिका है, बहुत सारी किताबें बहुत सारी फिल्में लिखी हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं, निर्देशिका है, डायरेक्टर है। तो राइट आंसर क्या करेंगे इसमें? साई प्रांजपे। नाम क्या बोलेंगे इसमें? साई प्रांजपे। तो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, शहर का नाम क्या बोलते हैं? छत्रपति संभाजी नगर। और पुरस्कार किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट साई प्रांजपे को। आपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। आपने कहां पे देख सकते हो बच्चे? स्क्रीन पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो बच्चों कौन सा वर्ष घोषित किया है? एआई का। कौन सा वर्ष है? एआई। यही पे ना एक चीज और लिखा है क्वांटम प्रौद्योगिकी। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी सहकारिता का वर्ष, सहकारिता का वर्ष, और साथ ही साथ एक चीज और जोड़ देंगे इसी में, वो होगा ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष। ग्लेशियर अब संरक्षण कहां से होगा? ग्लेशियर मेल्ट हुआ है ना दुनिया भर का ग्लेशियर, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। तो बच्चों ये जो तीनों वर्ष है ना, ये तीनों वर्ष किसने घोषित किया है? तो 2025 को जो है ये तीनों वर्ष घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यानी कि 2025 जो है वो संयुक्त राष्ट्र के लिए कैसा वर्ष है भाई? 2025 संयुक्त राष्ट्र के लिए है क्वांटम प्रौद्योगिकी का वर्ष, सहकारिता का वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष। और एआईसीटी के अनुसार कैसा वर्ष है? एआई का वर्ष। कैसा वर्ष है ये? एआई का वर्ष। तो ध्यान रहेगा ये। अच्छा वर्ष क्या होता है? मतलब पूरा डेडिकेशन उसी पे रहेगा। तो हमारी जो ऑल इंडिया काउंसिल है किस पे फोकस कर रहा है? एआई पे। और यूनाइटेड नेशंस ने 3 वर्ष यहां पे डिक्लेयर किया है। आप इसी को अपडेट करना चाहो बच्चे तो ये अपडेट कर सकते हो कि इसी ने अभी 2026 को घोषित किया है महिला किसान का वर्ष। अभी ये सवाल बनेगा आप लोगों का परीक्षा में, महिला किसान वर्ष। क्या घोषित किया है? महिला किसान वर्ष। क्या घोषित किया बच्चे? महिला किसान वर्ष। ठीक है। देखो करंट अफेयर्स में आपको, आप जिस क्लास में बैठे हो मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो आज ऐसी स्थिति है कि जो बहुत बड़ा मैगजीन वाले लोग हैं उनको आके कहना पड़ता है कि हमारे क्लास, हमारे मैगजीन से 20 को लग गया, 15 को लग गया, हमारे टेस्ट सीरीज से 10 को लग गया, हमारे क्लास से उससे ज्यादा लगता है। क्वेश्चन अगर लगाने वाला मामला में आइएगा तो हम लोग के क्लास में बोर्ड पे जो लिखते हैं ना वो उससे ज्यादा लगता है। और आप लोगों को पता है शब्द की सीमा होती है। अगर मैगजीन होता है तो मैगजीन में बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो और एग्जाम के बाद स्क्रीनशॉट लगाना बहुत आसान होता है। आराम से मैगजीन में ड्राफ्ट में जाइए, कीवर्ड डालिए, मिल गया। लेकिन क्लास के अंदर जो चर्चाएं होती है वो ज्यादा महत्व लगता है। तो हमारा पूरा फोकस किस पे होना है? क्लास में। अब एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा कि बताओ यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? बता देंगे ना। बोले 2026 कौन सा घोषित किया? बता देंगे ना। कहीं कोई दिक्कत आएगा? नहीं। सुन लो तो अभी और दो सुन लो। अभी हो सकता है लोग मेरा क्लास का सुन लिया। अभी बीपीएससी में 4 क्वेश्चन ऐसा पूछा है, बीपीएससी हुआ है ना, 4 क्वेश्चन ऐसा हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। वो चारों क्वेश्चन में हम ऐसे किए हुए हैं, नहीं आएगा। हम क्या बोले उस क्वेश्चन में? नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन, एक दो को नहीं है, 4 क्वेश्चन का नाम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन का नाम है कि भाई पुराना हो गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं आएगा। हम प्रॉपर ऐसे क्रॉस मारे में, मेरा लेक्चर देखना विजेता बैच में क्वेश्चन आ गया है। हम प्रॉपर ऐसे क्रॉस मारे हैं कि 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं पूछेगा क्योंकि नया वाला आ गया है, पूछा है। उसके बाद फिर हम उसको अपडेट करवा दिए थे, नहीं पूछेगा, नहीं बोले कि नया पढ़ लो, अपडेट कर दो। फिर हम वहां पे पढ़ाए हैं 96वां ऑस्कर पुरस्कार लिखा था ना, उसमें से गलत मारे हैं कि बच्चा 96 नहीं पूछेगा, 97वां ऑस्कर आ गया है। और एक और ऐसा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, टोटल 4 प्रश्न ऐसा है जहां पे हम बोले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम इसलिए बोले क्योंकि नया वाला आ गया। अब बीपीएससी पता नहीं कहां से कोना से सुन रहा था, बोला अच्छा बोले नहीं आएगा, यही वाला डालेंगे। 4 क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया तो हम बोले भाई हम भी अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा, एक क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत कैजुअल कर दिया, तो इसको हम थोड़ा बदल देते हैं। जैसे 2023 को किसका वर्ष था बच्चा? ईयर ऑफ मिलेट्स था, मोटे अनाज का वर्ष। क्या बोलते हैं इसको? मोटे अनाज का वर्ष था, ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है। 2024 कौन सा वर्ष था ये बच्चों? 2024 जो था ये था ऊंट का वर्ष, कैमेलियर ऊंट का वर्ष था, ऊंट को डेडिकेट किया गया था। 2024 किसको था? ऊंट। 2023 किसको है? मोटे अनाज। 2025 भी हो गया और 2026 भी हो गया। चलिए सारी बातें क्लियर है यहाँ पे, ये सारी बातें क्लियर बच्चों यहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न है कि विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया है? कहां मनाया बच्चों? इस बार 17वां भी लिख देते हैं, बड़ी ध्यान देता है मेरे क्लास पे एग्जाम वाला लोग। तो सर 18 पढ़ाएं, 17 पूछेंगे। चलो 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 17 पूछते हैं। 18 पढ़ा दिए हैं तो 17 कहां था? इंदौर। 18वां कहां पे हुआ है? भुवनेश्वर। आगे एक और क्वेश्चन भी आपको मिलेगा इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन देखो फिर से वही है कि प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में प्रश्नों पर विचार करो। भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी के बीच में 18वां प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ था क्या? सही है। गृह मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 23 देशों के 27 लोगों को पुरस्कार दिया। ये क्या हो जाएगा? फंस गए ना? फंसे कि नहीं फंसे? प्रवासी भारतीयों का मामला जो है गांठ बांध लो, विदेश मंत्रालय का है। प्रवासी भारतीयों का मामला किसका है? विदेश मंत्रालय। तो प्रवासियों की बात हो रही है ना, एनआरआईज की बात हो रही है। तो गृह मंत्रालय होगा या विदेश मंत्रालय? कौन होगा? विदेश मंत्रालय। एग्जाम में सही क्लीन बोल्ड होता आदमी तो ऑप्शन नंबर डी में मारोगे, मोर देन वन ऑफ द अबव, अप्रॉक्स में से एक से अधिक। आगे सवाल क्या है? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। क्या ये स्टेटमेंट सही है ना? शुभारंभ कब हुआ है? 2003 में। शुभारंभ कब हुआ है? 2003 में। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या बोलेंगे बच्चे? 2 और 3 बोथ आर इनकरेक्ट। सही कौन सा है? केवल एक सही है। कौन सा इसमें? केवल एक सही है। पीडीएफ डला हुआ है बच्चे, अगर पीडीएफ नहीं गया है तो मैं उसको एक बार चेक करवा के अभी तुरंत डलवा दूंगा। आप लोग नोट्स में रहता है ना, पीडीएफ ऐप में नोट्स में रहता है, नोट्स में रहता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो 2 चीजें ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक नोट्स में जाके लोग खोज नहीं पाता, दूसरा तो वीडियो ऑन करता है ना ऐप में तो बाय डिफॉल्ट वहां पे ना वॉइस लो म्यूट रहता है। तो कल क्लास में मेरे पूरा 1 घंटा क्लास में बहुत ऐसा बच्चा है जो अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा है। अब दिक्कत क्या है वो सुनिएगा। अब हम बोल रहे हैं कि अच्छा एक दिन खान सर से वही गलती हुआ बैच लॉन्च में, खान सर बोल रहे हैं कि अनम्यूट करो तब सुनाई देगा। अब ये दिक्कत ये है कि अनम्यूट करेगा कैसे? उसको सुनाई ही नहीं देगा कि अनम्यूट करना है। तो लास्ट में भी हम लोग को दिमाग आया तो हम लोग यहाँ पे ना सिंबल बनाए माइक वाला, और माइक वाला सिंबल में बोले तो ऐसे क्या होगा, इसको जो इसको हटा दो, ऐसे कर दो। क्योंकि इशारा से हम लोग बोल रहे हैं, अब हमको टेक्नीशियन भी बोल रहा है टेक्निकल, इसे बोलिए अनम्यूट करने के लिए। तो हम भी 2-3 बार बोले तब फिर दिमाग में आया भाई बोल क्या रहे हैं, जिसका म्यूट है तो म्यूट ही, उसको सुनाई दे रहा है। ये तो जो बच्चा सुन रहा है उसको इरिटेट कर रहे हैं बोल बोल के बार-बार। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। 1-2 सवाल और कर लेते हैं, खत्म करेंगे। नेक्स्ट है
ग्रामीण भारत महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? तो ये ग्रामीण भारत महोत्सव। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए फंसा दिया। इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया बच्चों? पीएम ने। पूछ रहा है कि इस महोत्सव का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण। स्टेटमेंट क्या है? सही। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। 2 और 3 बोथ क्या हो जाएगा? सही। और आप लोग अभी घर जाकर के चेक कर लेना, अभी यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा एग्जाम हुआ है? यूपीएससी ईपीएफओ। किसका एग्जाम है? यूपीएससी ईपीएफओ। सेम क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया है। और ये मत सोचना कि क्वेश्चन हम जोड़ दिए बाद में ना, ये हम जनवरी में पढ़ाए हैं। कहीं मैराथन में जाकर देखना, क्वेश्चन नंबर 20 में सेम क्वेश्चन पढ़ाए हैं। इतना आनंद आया मुझे इस क्वेश्चन को देख करके। और उसमें डिट्टो क्वेश्चन पूछा है, बस क्या क्या स्टेटमेंट कम कर दिया है। वहां पे जो दूसरा स्टेटमेंट है ना वो नहीं लिखा है, उसमें 2 चीज पूछा है। उसमें उद्घाटन किसने किया ये पूछा है और उद्देश्य पूछा है। हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए और उसमें देखना जाकर के क्वेश्चन में उद्देश्य गलत लिखा हुआ है, उद्घाटन वाला साइड सही लिखा है। हाँ उद्घाटन सही लिखा है, उद्देश्य गलत लिखा है। तो बस समझ में आ रहा है ना कहां पे आया है। अब बोलिए, अब बीपीएससी में क्वेश्चन लगता है, यूपीएससी को तो थोड़ी बोले हैं, यूपीएससी को बहुत बचाता है, यूपीएससी को पढ़ सकते हैं, बोले ना नहीं पढ़ सकते हो। यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हाँ प्योर करंट पूछेगा पढ़ सकते हो। तो बच्चे ये सब सवाल जो आप लोग चेक करिएगा जाकर के, ठीक है, पक्का देखना कि आता है कि नहीं आता है, लाइन बाय लाइन। तो ये सब सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए कितने सवाल हो गए टोटल? 20 प्रश्न। कितना हो गया टोटल? 20। ठीक है, तो ठीक है ना, टाइमिंग तो इतना ही है ना मेरी, तो ज्यादा ही ले लिया एक है। अरे नहीं, उधर भी लाइव कर दिया 10-20 बैच में, बंद कर देंगे लोगों को। ठीक है, तो इतना हो गया ना। तो बच्चे अभी हम लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं? 20 प्रश्न। ठीक है, अब अगली क्लास जब आप लोगों के साथ मिलेंगे ना, तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा और वो ऐप पे भी डला हुआ है, आराम से उसको लेकर के। ठीक है, आप लोग हो गया। और मेरी बात देखो, वापस से फिर से मैं कहता हूं आप सभी बच्चों से, क्योंकि आपको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, मतलब इंडिविजुअली आपके जीवन की क्या कहानी है, लेकिन आप सभी लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि बच्चे इस बार जो है चुकना मत, इस बार चुकना मत। हम सब आपके लिए लगे हैं। आप लोगों को करंट अफेयर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे आके मिलो, कुछ सलाह देना है कि सर और इसमें ऐसा कर सकते हो, आप निश्चित तौर पे आके मुझसे मिलो। ठीक है, कमजोर मत पड़ना, करंट अफेयर्स के अंदर आपको कमजोर नहीं पड़ना है। एनी हाउ सिलेक्शन लेना है, चाहे जैसे भी हो, इस बार सिलेक्शन जो है वो हमें ले लेना है। तो क्या इस बार आप लोगों से संकल्प लिया जा सकता है? और आपके उत्साह में कमी आ रहा है, मतलब ज्यादा तैयारी कर लियो क्या? नहीं, बहुत बार होता है कि आदमी का तैयारी ज्यादा होता है तो थोड़ा सा अहंकार में बैठा रहता है। अरे सरकार ये सब बोल रहे हैं, आप तो क्वेश्चन पेपर मंगवाइए, डायरेक्ट टिक मार के निकल जाते हैं। क्या हुआ? कल का अपडेट हो जाएगा एप्लीकेशन पे, आप लोगों का क्लास का जो भी है ना ऐप पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और एकदम हाईली एक्टिव रहिएगा, एकदम से सुस्त नहीं पड़ना है। करंट अफेयर्स की कोई भी समस्या अब आपकी नहीं है, वो एसकेसी का है, मेरा है। ठीक है, कोई भी समस्या आपको कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ जानना हो, बेझिझक आके मुझसे मिलोगे। हाँ, कॉन्फ्रेंस रूम है ना, वहां आ जाइएगा। अगर मैं नहीं उपलब्ध हूं, किसी भी सपोर्टिंग मेंबर से बात करिएगा, सर कब आएंगे, वो मेरा क्लास का टाइम बता देगा, मुझे पूछते हुए आ जाना। समझ में आ रहा है? तो क्या आप निश्चिंत रहोगे करंट अफेयर्स के लिए? निश्चिंत रहोगे 20 प्रश्न के लिए, 20 क्वेश्चन के लिए भी करना है ना। और आपके लिए जितना महीने का करंट अफेयर्स पढ़ाना सब पढ़ा लेंगे, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। उनके पास आके बैठ जाना, पीडीएफ ले लेना, पढ़ते रहना बैठ के। समझ में आ गया ना? तो बच्चों विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर द सेशन।